हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि यदि हमने किसी आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया है तो ये हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। अगर उस पर बल लगेगा तो वो कण त्वरित गति भी करेगा, क्योंकि जहां बल होगा वहां त्वरण होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखने पर गति उसमें 100% होगी। अब अगर उसमें गति होगी तो उसकी गति कितनी होगी, वो कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको आवेशित कण की ऊर्जा नापने का एक नया फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आज का वीडियो भी बहुत मजेदार है, नॉलेज से भरा हुआ है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसा ज्ञान आज आपको मिलेगा जो इसके पहले आपको कहीं नहीं मिला होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र आप बनाइए, तो ये हमने परस्पर समांतर बल रेखाएं जो ली हैं, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई को यहां हमने दो प्लेटों के माध्यम से उत्पन्न किया है। ऐसा इसलिए किया है कि जब हम इनके बीच में कोई आवेशित कण रखेंगे तो हम उस आवेशित कण को इस प्लेट ए से प्लेट बी तक विस्थापित करके देखेंगे, तो उस आवेशित कण का विस्थापन हम अच्छे तरह समझ सकें, इसलिए हमने इस विद्युत क्षेत्र को प्लेटों के मध्य बंद कर दिया है। तो प्लेटों से एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना हम सीख गए। कैसे? कि हमने एक धनावेशित प्लेट ली, एक ऋणावेशित प्लेट ली है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव या धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है। तो इस प्रकार हमने प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, वेक्टर ई। प्लेटों को परस्पर समांतर रखा गया है स्मॉल डी दूरी पर, और प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो लिया गया है V। तो यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर है V और प्लेटों के बीच की दूरी है D, तो तीव्रता का विभवांतर से कोई रिलेशन हमने पढ़ा है क्या? जी हाँ फ्रेंड्स, हमने तीव्रता का विभवांतर से एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। क्या था रिलेशन? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। तो यहां से हमने देखा कि जो dV है ये विभवांतर है, तो यहां हमने प्लेटों के बीच का विभवांतर ये कितना मान रखा है, V। dx होती है उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिनके मध्य विभवांतर dV है। तो यहाँ विभवांतर भी लिया है, तो उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जिनके मध्य विभवांतर V है वो हमने कितनी ली है, D। तो हमने dx के स्थान पे क्या लिख दिया, D। अब ये जो माइनस का साइन है, चूंकि हम संख्यात्मक मान ले रहे हैं इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पर नहीं लिया है। तो E की वैल्यू आ गई हमारी V अपॉन D। फ्रेंड्स, माइनस का साइन क्यों छोड़ दिया? देखिए, सदिश राशि, ये E एक वेक्टर क्वांटिटी है, dV अपॉन dx ये विभव प्रवणता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो माइनस का चिन्ह है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो तीव्रता की दिशा के विपरीत इसकी दिशा होती है, ये माइनस का चिन्ह हमको बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको अभी केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता है। हमें इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है ये हम जानते हैं, और डेरिवेशन में हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसलिए हमको जिसकी आवश्यकता थी वो थी तीव्रता। तो तीव्रता की वैल्यू हमने V अपॉन D इसमें ले ली है।
फ्रेंड्स, जब हमने तीव्रता और विभवांतर में संबंध ज्ञात किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी स्थितियां एग्जाम्पल में समझाई थी जिसमें विभव 0 हो तो तीव्रता भी 0 होती है। जैसे उदाहरण था उसमें अनावेशित चालक का विभव 0 होता है, इसलिए तीव्रता 0 होती है। अगली एक कंडीशन समझाई थी मैंने कि यदि तीव्रता 0 हो तो ये आवश्यक नहीं कि विभव भी 0 हो। जैसे हमने एक खोखला चालक लिया था या ठोस चालक, किसी भी चालक के अंदर तीव्रता 0 होती है लेकिन विभव 0 नहीं होता है। तो वहां जो दो कंडीशन मैंने बताई थी, उन दो कंडीशन के बाद क्या हमेशा ही वो दो कंडीशन लागू होंगी? ऐसे क्वेश्चंस कई स्टूडेंट्स के माइंड में आए कि हमेशा विभव के 0 होने पर तीव्रता 0 होगी या हमेशा तीव्रता के 0 होने पर विभव 0 होगा। तो इसका आंसर है नहीं। वो जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उन दोनों कंडीशन का उदाहरण मैंने दिया था और आपको बताया था कि व्यवहार में इस उदाहरण में यह कंडीशन लागू होती है। यदि आप भूल गए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने तीव्रता और विभवांतर में संबंध नहीं देखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को देखें। वहां पर जो हमने कंडीशन थी उसका एग्जाम्पल दिया था। अब हमेशा ही ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पर विभव तो 0 है लेकिन तीव्रता 0 नहीं है, या तीव्रता 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। जैसे आप जानते हैं, हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव भी निकाला है और तीव्रता भी निकाली है। तो आप जानते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो है वो 0 नहीं होती है लेकिन विभव 0 होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप माइंड में ये बिल्कुल भ्रम ना पालें कि तीव्रता 0 होने पर 100% विभव 0 हो जाएगा या विभव 0 होने पर 100% तीव्रता 0 हो जाएगी। हमारे व्यवहार में कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कुछ इस कंडीशन को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन एक कंडीशन मैं आपको यहां देने वाला हूं जो 100% लागू होगी। देखिए, तीव्रता का सीधा सीधा रिलेशन विभवांतर से है। भी विभव है लेकिन डी भी क्या है? विभवांतर। तो तीव्रता का सीधा रिलेशन किससे है? विभवांतर से। तो यदि विभवांतर 0 होगा तो तीव्रता 100% 0 होगी। विभव की बात नहीं चल रही है फ्रेंड्स, बात विभवांतर की चल रही है। विभव और विभवांतर में अंतर है। जैसे ये ए प्लेट है, इस प्लेट का विभव 10 वोल्ट है। ये जो बी वाली प्लेट है ऋणावेशित है, तो इसका विभव -10 वोल्ट है। तो दोनों के आप देख रहे हैं, एक +10 एक -10, तो विभवांतर 0 नहीं है। दोनों को आप अंतर निकालेंगे तो -10 फिर -10 कितना हो जाएगा? -20, या 10 -10 हो जाएगा 20। तो विभवांतर तो है। ऐसे ही विभवांतर 0 कब होता है? जैसे अगर मान लीजिए ए वाली प्लेट का भी 10 वोल्ट होता और बी वाली प्लेट का भी 10 वोल्ट होता, माइनस नहीं होता उसमें, वो भी +10 वोल्ट होता, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो अंतर कितना होता? 0। तो उस समय प्लेट ए का विभव 0 नहीं था, प्लेट बी का विभव भी 0 नहीं था, लेकिन इसका जो डिफरेंस था वो 0 होगा यदि दोनों पॉजिटिव होती और बराबर विभव अगर होता तो विभव 0 होना और विभवांतर 0 होना तो अलग अलग बातें हैं।
तो यदि विभवांतर 0 होगा तो 100% तीव्रता 0 होगी, या तीव्रता 0 होगी तो 100% विभवांतर 0 होगा। ये फ्रेंड्स मैंने इस फॉर्मूले के संदर्भ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इस फॉर्मूले को डिराइव करने के समय आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट रह गए हों, तो इसलिए आप अपने माइंड में ऐसा डाउट बिल्कुल ना पालें कि विभव 0 होने पर 100% तीव्रता 0 होगी, या तीव्रता 0 होने पर 100% विभव 0 होगा। तीव्रता का सीधा रिलेशन किससे है? विभवांतर से। तो तीव्रता 0 होने पर विभवांतर 0 होगा, या विभवांतर के 0 होने पर तीव्रता 0 होगी। ये फ्रेंड्स, इस चीज को मुझे उम्मीद है अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमने यहाँ विभवांतर लिया है v, प्लेटों के बीच की दूरी ली है d, तो E की वैल्यू आ गई हमारी v/d। तीव्रता का रिलेशन किससे है? विभवांतर से। अब फ्रेंड्स, यदि हमको ये पता चल गया कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो हमारा विद्युत क्षेत्र था उसकी तीव्रता कितनी है, तो इस E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ये रखा हमने +q आवेश, पॉजिटिव चार्ज q। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो जैसे ही आप इसको यहां रखेंगे, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब A से B की ओर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो बल कितना होगा तो निकाल लेते हैं। तो Q आवेश पर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल हो गया F = QE। E की वैल्यू v/d। ये कहां से आया? तो हमने तीव्रता का जो फॉर्मूला, जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी E = F/Q। यहां से बनी थी डेफिनेशन, ये फॉर्मूला था, तो वहां से F = Q होता है। तो अब हमारे पास इस Q आवेश पर लगने वाला बल हमको मिल गया है। तो जैसे ही इस आवेश को हमने प्लेट A के समीप रखा, तो हमने देखा कि इस पर इतना बल लगेगा, इस बल के कारण ये गति करेगा। चूंकि बल लग रहा है तो गति त्वरित गति होगी, मतलब इस आवेश की गति त्वरित होने का मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, लगातार इसके वेग में वृद्धि होगी। तो वो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण निकालने के लिए आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला होता है F = ma। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि m यहाँ इस आवेशित कण का द्रव्यमान है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A = F/m। F की वैल्यू Q/v/d, m आपका ये अपॉन में चल ही रहा है। तो ये त्वरण की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो A त्वरण है, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए बल एक समान है, इसलिए त्वरण एक समान है। मतलब ये एक समान त्वरित गति है। तो एक समान त्वरित गति में आपने इस आवेश को A प्लेट के समीप रखा, मतलब स्थिर अवस्था में रखा। जैसे ही छोड़ा, इसने चलना स्टार्ट किया और A से कहां तक चला? ये B तक। तो ये B तक पहुंचने में कितना वेग प्राप्त करेगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस आवेश को जब हमने प्लेट A के समीप विराम अवस्था में रखा था, तो इसने गति प्रारंभ करके B तक पहुंचने में स्मॉल v वेग प्राप्त कर लिया है। तो गति का तृतीय समीकरण हमने लगाया, क्योंकि ये समीकरण तभी लग सकते हैं जब जो त्वरण है वो एक समान है, क्योंकि ये समीकरण एक समान त्वरित गति के है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो गति है वो एक समान त्वरित गति हो रही है। तो ये अंतिम वेग होता है v। अंतिम वेग मतलब B तक जब ये पहुंच गया। प्रारंभिक मतलब जहां से हमने शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था प्लेट A से जो विराम अवस्था में था यहाँ पर कण। तो u प्रारंभिक वेग है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। v अंतिम वेग है, इसकी वैल्यू v हो गई। 2 हमारा एज इट इज है, A की वैल्यू QV/md हमने रख दी है। S का मतलब विस्थापन होता है, तो A से B तक चलने में
विस्थापन कितना होगा d, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। ये लिख दी हमने d से d हुआ कैंसिल, तो v² की वैल्यू क्या बनी, देखो ये कैंसिल हो गया तो 2qv/m, ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब v की वैल्यू, तो हम इसको स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें तो उस पर रूट आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई √2qv/m। यहाँ q इस पर चार्ज है, v वो विभवांतर है जिसमें हमने इस चार्ज को गति कराई है, m इस चार्ज का मास है, द्रव्यमान। तो हमको ये पता चल गया कि इस प्रकार यदि हम v विभवांतर में m द्रव्यमान और q आवेश वाले किसी कण को छोड़ेंगे या गति कराएंगे तो वो कितना वेग प्राप्त कर लेगा। तो अगर उसने वेग प्राप्त किया है तो जहां गति होगी वहां गतिज ऊर्जा भी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv², तो ये 1/2 mv की वैल्यू जो निकाली थी हमने यहाँ पुट की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो फिर आपने देखा ये स्क्वायर से रूट जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ हो गया 2qv/m, तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा qv। तो ये q आवेश को यदि हम v विभवांतर में गति कराएं तो उसको जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी होगी, qv। इस प्रकार हम डायरेक्ट आवेश और विभवांतर का इंटू करके उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया है। अब फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। तो यहाँ आवेशित कण के लिए जो जूल है वो एक बड़ा मात्रक है, तो इसलिए हमने आवेशित कणों की ऊर्जा नापने के लिए एक अन्य मात्रक बनाया जो कि जूल से छोटा है। अब क्या नाम दिया उसको, तो देखिए यदि इस आवेशित कण को मैं इलेक्ट्रॉन लूं तो Q के स्थान पे क्या जाएगा, E। ये V हमारा विभव है, तो K की वैल्यू EV बन जाएगी। तो इसी EV को ही हमने संकेत रूप में ले लिया है और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम दे दिया। तो आवेशित कणों की जो ऊर्जा है अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम के मात्रक में नापेंगे। अब बात आती है, यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा का मात्रक बना रहे हैं तो इसका जूल से कुछ रिलेशन तो होना चाहिए, तभी तो हम मान पाएंगे कि हाँ जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही ऊर्जा के मात्रक हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन निकालते हैं। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV बराबर कितना जूल होगा ये हमको देखना है। तो ये 1E इंटू 1V हम करेंगे तो 1 EV बन जाएगा। तो यहाँ E क्या चीज है, E होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और V कितना लिया हमने, 1 वोल्ट। ये 1E इंटू 1V 1 EV बनेगा ना, तो E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और V हमारा वोल्ट विभव है, इसकी वैल्यू हमने 1 वोल्ट ली है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये लिखा हुआ है 1 वोल्ट। तो 1 का इसमें इंटू करो, यही संख्या जाएगी, कूलाम इंटू वोल्ट पीछे इकाई के रूप में चल रहा है। अब ये कूलाम इंटू वोल्ट ये जूल के बराबर है। अब ये कैसे जूल के बराबर है फ्रेंड्स, ये भी सोचने की बात है। देखिए, तो आपने विभव का जो फॉर्मूला पढ़ा था V = W/Q नॉट, यही पढ़ा था। यहां से W = क्या हो गया, V × Q0। अब W क्या चीज है, कार्य, कार्य की यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हैं जूल। V क्या चीज है, विभव, विभव की यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट। और ये Q क्या चीज है, आवेश, आवेश की यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो जब हमने सबकी ऐसा यूनिट लिखी तो वोल्ट इंटू कूलाम किसके बराबर आ गया, जूल के, इसलिए हमने इस कूलाम इंटू वोल्ट को क्या लिख दिया है, जूल।
तो रिलेशन बनकर आ गया 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां पर 100% श्योर आप हो जाएं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि इसकी वैल्यू जूल के बराबर है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो ये भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जूल एक बड़ा मात्रक है और आवेशित कणों के लिए जूल का प्रयोग करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि उनके पास ऊर्जा कम है। तो हमने फिर छोटा मात्रक बनाया जिसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम दे दिया। तो अब इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। तो परिभाषित हम कैसे कर रहे हैं? देखो, हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को, ईवी क्या लिया था? एक इलेक्ट्रॉन को लिया था और उसको 1 वोल्ट विभवांतर में रखा था। तो उसने जितनी ऊर्जा प्राप्त कर ली वही तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डेफिनेशन हो गई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित कराने पर वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमको आवेशित कणों की ऊर्जा नापने के लिए एक नया फॉर्मूला मिल गया है, नई यूनिट मिल गई है। ये फॉर्मूला था, ये यूनिट आ गई। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतना जूल है, आप बताइए 1 कैपिटल है मतलब मेगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होगा? या 1 स्मॉल m को बोलते हैं मिली, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होगा? तो फ्रेंड्स, आपने 11th क्लास में एक टेबल सीखी थी, जिस टेबल में हमको ये मेगा, मिली, माइक्रो, नैनो, ये जितने पूर्व लग्न होते हैं, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है वो उसमें बताई गई थी। तो मेगा मतलब होता है 10⁻6, 10 की घात 6। मिली मतलब होता है 10⁻⁻3। तो मैंने आपको यहां बता दिया है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेगा की वैल्यू क्या है? 10⁻6। तो इसको हम 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? इतने जूल। तो 10⁻6 की वैल्यू कितनी होगी ये आप फाइंड करेंगे और मुझको बताएंगे। ऐसे ही 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ये हो गया 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपके पास जूल में है ही। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल और 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल, ये आप स्वयं फाइंड करेंगे। और इसी प्रकार और भी कई सारी वैल्यूज हमको मिल सकती हैं जो हम इस रिलेशन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ है इसके द्वारा